हो गया? चलिए शुरू करिए। सबको गुड इवनिंग, सबको शुभकामनाएं। तो आज हम लोग फिर से करंट अफेयर की सीरीज करेंगे और कोशिश की गई है कि बेहतरीन सीरीज आपके लिए हर दिन लाते हैं। आज भी कोशिश किया गया कि बेहतरीन प्रश्न आपके लिए लाया जाए और लगातार जुड़े रहिए। हम लोग मंडे से फ्राइडे बिहार स्पेशल एमसीक्यू भी लाते हैं, मंडे टू फ्राइडे लाते हैं। कोशिश की जाएगी कि सैटरडे संडे को भी लाया जाए, लेकिन नेक्स्ट वीक से कोशिश करेंगे। तो मंडे टू फ्राइडे एमसीक्यू होता है बिहार स्पेशल। सबको सेशन शेयर कर दीजिए, जल्दी से सेशन के साथ जुड़ जाइए, जल्दी से सेशन के साथ सभी लोग जुड़ जाइए। पायल झा, श्वेता कुमारी, विकास कुमार, भूषण जी, राहुल राणा, रणधीर पांडे, जितने भी लोग हैं, सिद्धार्थ कुमार, आर्यन कुमार, रणधीर पांडे, जितने लोग, राहुल राणा, इंग्लिश प्लस मैथ क्लासेस, सुमित कुमार, अजय जी मिशन 50 वाले, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से सेशन को। सबको आशीर्वाद भैया, सबको शुभकामनाएं, आशीर्वाद। रणधीर पांडे जी बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रिया गुड इवनिंग। चांदनी कुमारी, संजना कुमारी, सबको गुड इवनिंग। कुमार रजनीश, अमोद कुमार, शिखा भारद्वाज, सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। संजना कुमारी, पापा की शेरनी, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं।
चलिए तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर। बहुत बेहतरीन करंट, आज का करंट बिल्कुल मार्वेलस करंट है और बिल्कुल पीसीएस स्टैंडर्ड का करंट है। आज का करंट नियुक्ति और अवार्ड नहीं है, बिल्कुल स्टैंडर्ड करंट है। बस अंतिम तक जुड़े रहिएगा, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज का करंट। चलिए तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट करंट आज का है, महाराष्ट्र में एच जयगढ़ एनर्जी टर्मिनल अभी महाराष्ट्र को सिंगापुर से, कहां से भैया, महाराष्ट्र को सिंगापुर से क्या प्राप्त हुआ है, नोट कर लीजिए, फ्लोटिंग स्टोरेज रीगैसिफिकेशन यूनिट। महाराष्ट्र को क्या प्राप्त हुआ है, महाराष्ट्र को क्या मिला है भैया, पहला फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट मिला है। रीगैसिफिकेशन यूनिट मिला है कहां से, सिंगापुर से मिला है। चला कब था, ये चला था वहां से 12 अप्रैल 2021 को, लेकिन पहुंचा है 2 दिन पहले। 2 दिन पहले ये महाराष्ट्र में पहुंचा है। पहला फ्लोटिंग स्टोरेज है, ये जहाज, सुन लो मेरी बात, जहाज के फॉर्म में है, ये तैरता हुआ है, समुद्र के अंदर है। अभी तक जो स्टोरेज बनता था समुद्र के बाहर, समुद्र से जो माल उतरता था उसे स्टोर करते थे जमीन पर ला करके, लेकिन ये पहला फ्लोटिंग स्टोरेज है। और इसी के अंदर रीगैसिफिकेशन यूनिट भी लगा हुआ है, जहां पर क्या किया जाएगा, गैस को क्या किया जाएगा भैया, फिर से गैस में चेंज किया जाएगा, ईंधन के रूप में तेज चेंज किया जाएगा। ये जो सिस्टम आया है वो कहां से आया है, सिंगापुर से आया है। और ये महाराष्ट्र का पहला सिस्टम है जो तैरता हुआ है, तैरता हुआ स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट। अभी हाल ही में पूछा जाएगा ये कहां पहुंचा है भाई, तो ये पहुंचा है महाराष्ट्र के जयगढ़, महाराष्ट्र के जयगढ़ टर्मिनल। कहां पहुंचा, महाराष्ट्र के टर्मिनल का नाम ही नोट कर लीजिए, जयगढ़ टर्मिनल। जयगढ़ टर्मिनल पे पहुंचा है। सामने देखिए, ये चित्र आपको दे दिया हूं, यही तैरता हुआ फ्लोटिंग स्टोरेज है और रीगैसिफिकेशन यूनिट है। नेक्स्ट आइए, अगला करंट अफेयर है। अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री ने टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है। टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया गया है। टेक कॉन्क्लेव 2022 इसका उद्घाटन किया गया है। और ये करेगा क्या, जो ई सरकार मतलब ई गवर्नेंस किसमें मदद करेगा, ये जो कॉन्क्लेव है किसमें मदद करेगा, ई गवर्नेंस में। कहां मदद करेगा भैया, ई गवर्नेंस, नोट कर लीजिए, ई गवर्नेंस में मदद करेगा। ये जो टेक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, भारत को ई गवर्नेंस में मदद करेगा। इस साल टेक कॉन्क्लेव का विषय याद कर लीजिए। विषय पूछता है डिजिटल सरकार के लिए नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जेन का मतलब जनरेशन होता है। इस बार का जो टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, टेक कॉन्क्लेव का मतलब टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव, उसका उद्देश्य क्या है, ई गवर्नेंस को बेहतर करना। और इस बार का विषय क्या है, डिजिटल सरकार, डिजिटल गवर्नमेंट के लिए नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नमेंट के लिए नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल गवर्नमेंट, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल गवर्नेंस या गवर्नमेंट। ये किसका है भैया, टेक कॉन्क्लेव 2022 का विषय है। टेक कॉन्क्लेव 2022 का विषय, आपसे विषय पूछा जा सकता है, किस लिए भैया, ई गवर्नेंस। सामने में इसका चित्र दिया हूं, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट आइए, अगला करंट अफेयर है। भारत सरकार ने नई दिल्ली में आईटीयू के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। आईटीयू का मतलब होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। आईटीयू का मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसका हेडक्वार्टर नोट कर लीजिए, जेनेवा। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसका हेडक्वार्टर आईटीयू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का एक क्षेत्रीय कार्यालय का स्थापना किया गया है। कहाँ, नई दिल्ली में। एक टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का एक क्षेत्रीय कार्यालय
रीजनल हेडक्वार्टर, वैसे हेडक्वार्टर है कहाँ? जेनेवा में, लेकिन एक क्षेत्रीय हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया है? नई दिल्ली में बनाया गया है। उसके लिए भारत ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नई दिल्ली में ITU का एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ईरान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों की सेवा करेगा। पूछा जाए आपसे कि दिल्ली में जो रीजनल क्वार्टर खुला है ITU का, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, हेडक्वार्टर का है जेनेवा में। रीजनल हेडक्वार्टर कहाँ खोला गया है? नई दिल्ली में। यह हेडक्वार्टर जो ITU का है, ये किसको सेवा देगा? तो भारत को तो देगा ही, भारत के साथ साथ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ईरान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका, साथ में भारत है। क्लियर है भाई? ये कार्यालय अगर टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का समस्या हो इन देशों को, किसको? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, उसके बाद ईरान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और भारत, इसमें से अकेला एक ईरान है। याद कैसे रहेगा? याद कैसे रहेगा? क्योंकि सब के सब मेंबर किसके हैं भैया? सार्क के। और एक ईरान अलग से है। एक कौन है भैया? ये अलग से ईरान। कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 देश में, इसमें भारत को मिला लीजिए कितने देश हो गए? 8 हो गए। लेकिन सार्क में अकेले कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर। सार्क का कौन छूट गया? छूट कौन गया? सार्क का श्रीलंका है, इसमें श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान भी है, मालदीव है, पाकिस्तान नहीं है। हाँ, एक पाकिस्तान को छोड़कर। ऐसे याद करना कि जो नई दिल्ली का जो ITU का जो क्षेत्रीय कार्यालय बना है, ऐसे याद करना, नई दिल्ली का जो ITU का क्षेत्रीय कार्यालय बना है वो किस किस देश को सेवा देगा? तो सार्क, ऐसे कर देना, सार्क -1 और +1, तो -1 में कौन माइनस हो जाएगा? पाकिस्तान, और +1 में कौन इंटर हो जाएगा? ईरान। समझ में आ रहा है बात? ऐसे याद रखना। ITU का जो दिल्ली में क्षेत्रीय कार्यालय बना है, उस क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से देशों को सेवा देगा? कौन कौन से देश को सेवा देगा? तो टोटल 8 देश। तो सार्क कैसे याद रहेगा? सार्क में जो देश है उसमें से पाकिस्तान को हटा लीजिए और एक बाहरी देश ईरान को जोड़ लीजिए। ईरान सार्क का हिस्सा नहीं है। ईरान पश्चिम एशिया का देश है। ईरान पश्चिम एशिया का देश है। ईरान सबको गुड इवनिंग, सबको शुभकामनाएं। तो जुड़े रहो, लगातार सेशन को शेयर करते रहो ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंच जाए। तो सार्क में से पाकिस्तान को हटाइए और ईरान को जोड़ लीजिए। सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985 में। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? तो है काठमांडू में। काठमांडू, नोट कर लीजिएगा, काठमांडू। सार्क का स्थापना 1985, हेडक्वार्टर काठमांडू। और सार्क में कितने मेंबर? तो 8 मेंबर। 8 मेंबर। क्लियर है? समझ में सबको आ रहा है बात? आगे बढ़ते हैं, अगले करंट की ओर बढ़ते। सामने देखो, ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का क्या खोला गया है? दिल्ली में हेडक्वार्टर खोला गया है। नेक्स्ट आते हैं, अगला करंट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन का 7वां भारत उद्योग जल सम्मेलन में फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में विशेष जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत का जो स्वच्छ गंगा मिशन, भारत का जो स्वच्छ गंगा मिशन है, राष्ट्रीय मिशन स्वच्छ गंगा नेशनल जो मिशन है, उसे 7वां भारत उद्योग जल सम्मेलन में फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नोट कर लीजिए, पूछा जाएगा कि फिक्की जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्वच्छ गंगा मिशन, स्वच्छ गंगा मिशन को, क्लीन गंगा प्रोजेक्ट को, क्लीन गंगा मिशन को सम्मानित किया गया है फिक्की के जल पुरस्कार से। ये कैमा पुरस्कार है भैया? 9वां पुरस्कार, 9वें नंबर का पुरस्कार है। नोट कर लीजिए जल्दी से भाई। नोट कर लीजिए, फिक्की के जल पुरस्कारों के 9वां संस्करण में किसे मिला है विशेष जूरी पुरस्कार? तो स्वच्छ गंगा मिशन को। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ
इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की का फुल फॉर्म लिख लीजिए, फिक्की का फुल फॉर्म लिखिए FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की का फुल फॉर्म लिखिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ FICCI। फिक्की का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की के जल पुरस्कार में विशेष जूरी पुरस्कार मिला है स्वच्छ गंगा मिशन को। क्लियर है? स्वच्छ गंगा मिशन गंगा नदी को पुनर्जीवित करने और जल प्रबंधन को आदर्श बदलाव के प्रयास लाने के लिए इसे सम्मानित किया गया है। वर्तमान में स्वच्छ गंगा मिशन के जो क्या है भैया महानिदेशक, स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक कौन है? जी अशोक कुमार। नोट कर लीजिए, स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार है। इसे भी नोट कर लीजिए। स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक कौन है भैया? तो जी अशोक कुमार। नोट कर लीजिए। अब फिक्की के 9वें संस्करण का विशेष जूरी पुरस्कार, फिक्की जल पुरस्कार में विशेष जूरी पुरस्कार मिला है स्वच्छ गंगा मिशन को। जी अशोक कुमार स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक है। आगे आइए, नेक्स्ट। अभी एक सेकेंड, नेक्स्ट आ जाइए। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस AG, एक स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस है, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस AG। इसका जो मूल कंपनी है उसका नाम है लुफ्थांसा। एक्चुअली क्या है ना कि ये भारत के साथ इनका समझौता था। लुफ्थांसा एक ग्रुप है जिसने सौर विमानन ईंधन का उपयोग करने के लिए स्विट्जरलैंड के सौर ईंधन स्टार्टअप जिसका नाम है सिन्हेलियन SA, इसके साथ समझौता किया है। मतलब स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस सोलर एनर्जी को ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में क्या यूज होता है हवाई जहाज में? परनोदक। फ्यूल के रूप में क्या यूज होता है भैया? परनोदक। हवाई जहाज का फ्यूल होता है परनोदक, लेकिन उसको यूज ना करके सोलर एनर्जी के यूज करने के लिए क्या किया है? एक सोलर एनर्जी स्टार्टअप है जिसका नाम है सिन्हेलियन SA, उसके साथ क्या किया है? समझौता किया है। तो स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस AG ये दुनिया की पहली कंपनी बन गई जो स्टार्टअप सिन्हेलियन SA के साथ क्या किया है? समझौता किया है। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? सिन्हेलियन के साथ भागीदारी की है। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस अपनी उड़ानों को बिजली देने के मदद करने के लिए सौर विमानन ईंधन सन टू क्लिनिक ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस बन जाएगी। दुनिया की हवाई जहाज को बिजली देने के लिए, विद्युत देने के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन जाएगी? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस AG। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस AG। इसके लिए 2 पॉइंट आप इसमें याद रखिए, मात्र 2 बिंदु याद रखिए कि दुनिया की पहली कंपनी बन जाएगी एयरलाइंस कंपनी जो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेगी अपने उड़ानों में। और उसके लिए वो किसने समझौता किया है? स्टार्टअप सिन्हेलियन SA के साथ क्या किया है? समझौता है। 2 पॉइंट ही याद रखिए। और तीसरा पॉइंट है पहली कंपनी बन जाएगी जो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेगी। किसके लिए इस्तेमाल करेगी? सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेगी अपने उड़ान के लिए, अपने उड़ान के समय बिजली प्रदान करने के लिए। बस इतनी बातें आप याद रखिएगा। और लगातार हम आशा करते हैं कि आप मेहनत कर रहे होंगे लगातार। अब समय बच गया मात्र 45 दिन, जिसमें होली भी बीच में है। हम थोड़ा मोड़ा डिस्टर्ब तो होंगे ही, तो 45 दिन का वक्त बचा है। इस 45 दिन में आप हीरो हैं कि आप जीरो हैं, ये प्रूफ कर देने का वक्त आ गया है। बस अब प्रूफ कर देना है। अब आपके लिए मैं बहुत जल्द, यानी हो सकता है कल से भी, अब करंट अफेयर का MCQ भी लाऊं। इसलिए भैया अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम भी अब स्टैंड अप मोड में आ गए हैं और हम चाहते हैं कि आप भी स्टैंड अप मोड में आइए। आप लोग रूटीन बनाइए कि एक दिन में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर देना है, अगले दिन पूरी बायोलॉजी खत्म कर देनी है, अगले दिन पूरी केमिस्ट्री खत्म कर देनी है। एक हफ्ते में सारा विषय रिवाइज कर जाइए, अगले हफ्ते फिर रिवाइज कर जाइए। टोटल कितने हफ्ते बच गए हैं? 4 2 6 सप्ताह, 6 वीक बच गए हैं। और तो 6 सप्ताह में 6 बार मॉडर्न हिस्ट्री, 6 बार साइंस, 6 बार पूरे साल का करंट, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। 6 नहीं तो कम से कम 4 बार तो होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा हूं? पूरी साइंस 4 बार, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री 4 बार, ये कंप्लीट होना चाहिए।
ये मेरा आप लोगों को सुझाव भी है, एज ए टीचर एज ए गार्जियन आदेश भी है। जल्दी से पूरा करो, अब लग जाओ मिशन पर, हम भी साथ में लगे हुए हैं, आपको भी लग जाना होगा। चलो भैया नेक्स्ट, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अभी विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? गेमिंग ऐप A23 के शाहरुख खान, डेनिम के ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण। आप लोग याद रखिए, भारतीय एक्सा की कौन बनी है? विद्या बालन। भारतीय एक्सा कौन बनी है? विद्या बालन। सामने में विद्या बालन को सब पहचानते होंगे। विद्या बालन को पहचानते हैं आप? सब पहचानते हैं, है ना? विद्या बालन को सब लोग पहचानते हैं। तो विद्या बालन बनी है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर। गेमिंग एप्लीकेशन A23 के शाहरुख खान और डेनिम के दीपिका पादुकोण बने हैं, याद कर लीजिएगा। चलिए, रिवीजन करना बिल्कुल जरूरी है। नेक्स्ट आइए, इस वर्ष भारत और नीदरलैंड के बीच, ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, नीदरलैंड को हम लोग डच भी बोलते हैं। इस बार भारत और नोट कर लीजिए तुरंत, नीदरलैंड के बीच अपने संबंधों के कितने साल पूरे हो गए? 75 वर्ष। उसी प्रकार भारत और बेल्जियम के बीच संबंध के भी कितने साल पूरे हो गए? 75 साल। इस वर्ष आजादी के भी कितने साल पूरे हो गए? 75 वर्ष। नोट कर लीजिए, भारत और नीदरलैंड संबंधों के 75 वर्ष, भारत बेल्जियम संबंध के 75 वर्ष, और आजादी के भी कितने साल पूरे हो गए? 75 साल। जिसके लिए हम लोग क्या मना रहे हैं? अमृत महोत्सव। क्या मना रहे हैं? अमृत महोत्सव। नोट कर लीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक आपके जितने मित्र हैं जिनको सीरियसली 67 बीपीएससी देना है, उनके पास आप सेशन को शेयर कर दें, ताकि उन तक एक करंट अफेयर की सीरीज पहुंच जाए। मेरा पूरा ध्यान है कि पीटी से पहले तक 1000 बिहार स्पेशल क्वेश्चन आपको करा दूं। पहला मेरा उद्देश्य है, ये 1000 बिहार स्पेशल एमसीक्यू कराने का मेरा लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है, पिछले साल 2021 के जनवरी फरवरी से लेकर 2022 मार्च तक का करंट अफेयर आपको पूरी तरह से करा दूं। और इस तरीके से लगातार हम मेहनत करें भी और आपसे करवाएं भी। और जो भाई तरीका बताया हूं, मॉडर्न हिस्ट्री ले लीजिए, आज बैठिए सुबह पढ़ने, मान लो कल सुबह तुम पढ़ने बैठे तो सुबह से लेकर शाम तक में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसी तरीके से फिर अगले दिन साइंस ले लीजिए, बायोलॉजी, पूरी बायोलॉजी खत्म कर दीजिए। इस तरीके से पढ़ना होगा, क्रांति लानी होगी, तब होगा काम। चलो भैया, तो भैया भारत नीदरलैंड के 75 साल, भारत बेल्जियम के भी 75 साल, और आजादी के भी कितने साल? 75 साल। नीदरलैंड का पुराना नाम, नीदरलैंड को ही पहले डच कहते थे, नीदरलैंड का ही दूसरा नाम है हॉलैंड। आप हॉलैंड बोलो, नीदरलैंड बोलो, डच बोलो, एक ही बात है। हॉलैंड बोलो, नीदरलैंड बोलो, डच बोलो, एक ही बात है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, और नीदरलैंड का एम्स्टर्डम। नोट कर लीजिएगा, इसको डच भी कहते थे, और बेल्जियम का ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर है, अभी खूब चर्चा में है नाटो, NATO, काफी चर्चा में नेटो, है ना। अभी फारूक अब्दुल्ला बोल रहे थे कि सारी गलती नाटो की है, नाटो की नहीं है, नेटो की है। तो नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक सैनिक संगठन है। ये कैसा संगठन है भैया? ये नागरिक संगठन नहीं है, ये सिविलियन नहीं है, बल्कि एक सैनिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी, कोल्ड वार के दौरान। 1949 में, 1949 में नाटो की स्थापना की गई, सिर्फ रूस को जवाब देने के लिए। तो नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। ये सारी बातों को याद कर लो। अब यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर हो जाएंगे? फिर से 28। अभी तक यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर थे? 27 थे तो 28,
लेकिन ब्रिटेन उससे बाहर चला गया था। आज से 2 बरस पहले ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन को क्या कर लिया था? क्विट कर लिया था। ब्रिटेन ने आज से 2 साल पहले यूरोपियन यूनियन को क्विट कर लिया था एक प्रक्रिया के तहत जिसका नाम था ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट का मतलब ब्रिटेन एग्जिट, ब्रेग्जिट का मतलब ब्रिटेन एग्जिट। इस प्रक्रिया को फॉलो करके उसने क्या किया? यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया। तो 27 हो गए। फिर से यूक्रेन ने एप्लीकेशन दिया है और उस एप्लीकेशन को अब क्या कर लिया गया है? एक्सेप्ट। अभी तक मेंबर नहीं बना लेकिन एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, ग्रांटेड हो गया। इसका मतलब कि अब यूक्रेन आज नहीं तो कल यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाएगा। समझ रहा बात ना? तो यूरोपियन यूनियन में अभी यूक्रेन शामिल नहीं है। अगर शामिल हो जाएगा तो कितने मेंबर हो जाएंगे? 28। तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी कहां है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। आजादी के 75 साल, बेल्जियम के साथ भारत के रिश्ते के 75 साल, नीदरलैंड के भारत के साथ रिश्ते के 75 साल। नोट कर लेना मेरे भाई। चलिए आगे, अब इस चीज और सुन लीजिए। अभी नीदरलैंड और भारत के बीच जो राजनयिक संबंध के कितने साल पूरे हो गए? 75 साल। क्लियर है? इस उपलक्ष्य में विदेश मंत्रालय में सचिव संजय वर्मा ने भारत में नीदरलैंड के राजदूत मार्टिन वैन डेनबर्ग ने 2 मार्च 2022 को इस अवसर पर क्या किया है? संयुक्त लोगो लॉन्च किया है। भारत और नीदरलैंड ने एक संयुक्त लोगो लॉन्च किया है। विदेश मंत्रालय में सचिव संजय वर्मा और अभी वर्तमान में नीदरलैंड के भारत में राजदूत कौन है? मार्टिन वैन डेनबर्ग। ये नीदरलैंड के राजदूत है भारत में। इन दोनों ने मिलकर 75 साल संबंधों के पूरे होने के उपलक्ष्य में क्या जारी किया है? एक लोगो जारी किया है। नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आइए, अगला करंट। ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता अभिनेता जिनका नाम है एलन लैंड जूनियर, इनका 84 वर्ष की अवस्था में क्या हो गया? निधन हो गया। ऑस्कर पुरस्कार विजेता एलन लैंड जूनियर का 84 साल की अवस्था में निधन हो गया। उन्हें प्यार से लाडी भी कहा जाता था। एलन लैंड जूनियर को लाडी के नाम से भी लोग जानते थे। उनका निधन हो गया। उन्होंने 1995 में मेल गिब्सन द्वारा निर्देशित सर्वश्रेष्ठ चित्र ब्रेव हार्ट के लिए अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर पुरस्कार मिला था। 1995 में इन्हें ब्रेव हार्ट मूवी के लिए, 1995 में इन्हें ब्रेव हार्ट मूवी के लिए क्या मिला था? ऑस्कर पुरस्कार मिला था। इनका निधन हो गया है। एलन लैंड जूनियर, जिनको लाडी के नाम से भी जानते थे, लाडी, इनका निधन हो गया। इनको 1995 में ब्रेव हार्ट के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं अगला। सामने में देखिए, इसका चित्र भी दिया हुआ है। इनका एक चित्र भी मैंने दिखा दिया आपको। यही लाडी साहब हैं। नेक्स्ट आइए, अगला करंट देखते हैं हम लोग। संजीव कपूर एक एंटरप्रेन्योर हैं जिनको जेट एयरवेज का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बनाया गया। नोट कर लीजिए। संजीव कपूर को जेट एयरवेज का सीईओ बनाया गया है। जेट एयरवेज के सीईओ सामने दिया गया है। जेट एयरवेज का पिक दे दिया मैंने। इसके सीईओ बने हैं संजय कपूर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जेट एयरवेज के सीईओ पूछा जाए कौन बने हैं? संजीव कपूर जेट एयरवेज के सीईओ बने हैं। नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं। हीरो मोटर कॉर्प, अभी हीरो जानते, हीरो होंडा सुना है ना? अरे हीरो होंडा गाड़ी पहले बिहार में बड़ी प्रचलित था। दहेज में सबसे ज्यादा बाइक हीरो होंडा ही मिलता था, लेकिन होंडा हीरो में लड़ाई हो गया। कुछ दिन पहले हीरो और होंडा दोनों लड़ गए, है ना? तो होंडा चली गई अपने देश, हीरो ही रह गया। तो कुछ दिन पहले हीरो ने अभी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाला है जिसका नाम क्या दिया है? वीडा इलेक्ट्रिक व्हीकल। हीरो कंपनी ने, जो बाइक बनाने वाली कंपनी है, हीरो जो बाइक बनाने वाली कंपनी है, पहले था हीरो और होंडा दोनों साथ में।
तो क्या होता था, हीरो होंडा नाम ही दे दिया गया। होंडा चला गया लड़ाई करके दूसरे जगह, बच गया हीरो। तो हीरो ने लॉन्च किया एक नया ब्रांड, एक न्यू ब्रांड जो इलेक्ट्रिक वाहन है, उसका नाम है वीडा। नोट कर लीजिए, वीडा का मतलब क्या होता है, अर्थ जीवन, जीवन का अर्थ या अर्थ का जीवन का अर्थ। समझ रहे बात ना, अर्थ नहीं गलत, अर्थ मतलब धरती और जीवन मतलब लाइफ, अर्थ का लाइफ, जीवन का अर्थ नहीं। क्लियर, नया ब्रांड वीडा, वीडा नोट कर लीजिए किसने लॉन्च किया है, हीरो मोटर कॉर्प ने लॉन्च किया है। और इसको लॉन्च किया गया 3 मार्च को, यानी 2 दिन 3 दिन पहले लॉन्च किया गया है। दुबई में लॉन्च किया गया, दुबई में। इसके चेयरमैन और सीईओ, होंडा मोटर कॉर्प्स के सीईओ और क्या भैया एमडी कौन है भैया, डॉक्टर पवन मुंजाल। इसको किसने लॉन्च किया, डॉक्टर पवन मुंजाल। नोट कर लीजिए, हीरो मोटर कॉर्प के सीईओ और चेयरमैन कौन है, डॉक्टर पवन मुंजाल। कहां लॉन्च किए, दुबई में। उसका नाम क्या है, वीडा, जो इलेक्ट्रिक वाहन है। सामने देखिए चित्र दे दिया है मैंने, यही वीडा लॉन्च किया गया है। ये पवन मुंजाल का चित्र है, सामने देख लीजिए। आगे आते हैं नेक्स्ट। अभी विश्व मोटापा दिवस ये मनाया गया है 4 मार्च को। 4 मार्च को क्या मनाया गया, विश्व मोटापा दिवस। 4 मार्च को मनाया गया विश्व मोटापा दिवस। आज सब परेशान हैं इससे, मोटापा से सभी लोग परेशान है भैया। सुबह सुबह अगर सुनो 100 आदमी पटना के पार्क में, लखनऊ के पार्क में और रोहतक के मॉडल टाउन के पार्क में अगर 100 आदमी जाता होगा टहलने, तो 90 आदमी इसलिए जाता है कि भैया थोड़ा चर्बी बढ़ गया है, मेंटेन रखना है। पता नहीं किस बात का मेंटेनेंस चाहिए, समझ बात ना। कुछ लोग तो मेंटेनेंस करने जाते हैं स्वस्थ रहने के लिए, आप बहुत तो किसी और मकसद से मेंटेन रहने जाते हैं। चलिए भैया, बात आप समझ रहे हैं कि बहुत लोग किस कारण से मेंटेन रहते हैं। चलो भैया देखो यहां पर, तो विश्व मोटापा दिवस मनाया गया है 4 मार्च को। नोट कर लीजिए, इसके बारे में कुछ 2-3 बातें और है, जान जाइए आप। यह मोटापे के बारे में जागरूकता फैलाने, क्या खाओ क्या ना खाओ, कैसे मोटापा कंट्रोल होगा, इसके उन्मूलन की दिशा में कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का आयोजन विश्व मोटापा महासंघ, इसके लिए एक महासंघ भी बना हुआ है ना, विश्व मोटापा महासंघ द्वारा किया जाता है, जो एक गैर लाभकारी संस्था है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ आधिकारिक संबंधों में है। विश्व मोटापा महासंघ द्वारा मनाया जाता है 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस। क्लियर है। वैसे मैं बता दूं, दुनिया में सबसे ज्यादा मोटे लोग यूरोप में हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा मोटे लोग यूरोप में हैं और अमेरिका में हैं, क्योंकि वहां 2 ही तरह के लोग मिलते हैं। यूरोप में जाओ या अमेरिका में जाओ तो 2 तरह के लोग मिलेंगे, या तो मेंटली रिटायर्ड पागल मिलेंगे लोग, या फिर मोटे लोग मिलेंगे। वहां 2 ही बीमारी है, या तो मोटापे की या मेंटली रिटायर्ड। हर चौराहे पर 5-7 मेंटली रिटायर्ड लोग बैठे मिल जाएंगे वहां, क्योंकि वहां अकेलेपन के लोग शिकार हैं। मोटापा के शिकार तो है ही, साथ में लोग अकेलेपन के शिकार हैं। संबंधों का क्षरण है, कोई परमानेंट वहां संबंध नहीं है, न पिता पुत्र का न पति पत्नी का, कोई परमानेंट संबंध नहीं है। संबंधों का क्षरण है, लोग डिप्रेशन में हैं, अवसाद में हैं, और कोई अपनी बात शेयर नहीं कर पाता लोगों से। ऐसे में लोग पागल हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो पागलपन के शिकार, डिप्रेशन के शिकार और मोटापा के शिकार सबसे ज्यादा कहां लोग हैं, तो यूरोप में और अमेरिका में। भारत में तो खूब शेयर होता है। कहां प्रॉब्लम है जी, रोते जाते चलते हैं, देखो ना बड़ा दिक्कत चल रहा है, क्या करें, है ना। नहीं भी है तो रोक रोक के, आप जानते मेरे साथ क्या हुआ है, बड़ा बुरा हुआ है। चलो इसीलिए हम लोग ठीक रहते हैं। आगे आओ नेक्स्ट। विश्व मोटापा दिवस तो ही गया, हर साल ये तो ही गया। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट आते हैं। राजस्थान सरकार ने अभी अपने बजट में ऊंट सुरक्षा विकास नीति लाया है। ऊंट सुरक्षा और विकास नीति अगर परीक्षा में आ जाता, आप न भी पढ़े होते, इसका आंसर मार दे तो राजस्थान होगा सर। इसका आंसर आप राजस्थान कर जाते। क्यों? क्योंकि भैया ऊंट राजस्थान का पशु है, वहां ज्यादातर मरुस्थल में देखे जाते हैं। ऊंट जो है 7 दिन तक का पानी अपने कहां रखता है भैया, कुबर में, पेट में नहीं, अपने कुबर के अंदर छुपा के रखता है। यानी एक बार पानी पी लिया तो 7 दिन तक उसी पानी का यूज करता रहता है ऊंट, क्योंकि उसको चलना होता है मरुस्थल में। क्लियर है। तो ऊंट को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए राजस्थान सरकार ने बजट में अलग से प्रोविजन किया है और ऊंट सुरक्षा और विकास नीति की
घोषणा की, देखो सामने दे दिया हूं। ऊंट को बचाने के लिए एक्शन मोड में गहलोत सरकार भैया अब एक्शन मोड में है। आगे आइए, एक बहुत गलत फैसला लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक गलत फैसला, मेरे अनुसार गलत फैसला है, उसने निर्णय लिया है कि रूस के अंदर जितने भी हमारे कारोबार हैं, रूस के अंदर जितने भी, सुनो, अभी एसबीआई ने निर्णय लिया कि रूस के अंदर जितने भी मेरे कारोबार हैं, अब उन कारोबार को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रूस के यूक्रेन पर हमले के लेकर पश्चिमी देशों द्वारा प्रतिबंधित रूस की संस्थाओं के साथ लेन देन बंद कर दिया है। इसके लिए उसने क्या कर दिया, एक अधिसूचना भी जारी कर दिया है। भैया भारत के बैंक हैं, आप हमेशा बिजनेस करेंगे, ये आपसे आशा नहीं थी। पता नहीं किसके इशारे पर ऐसा किया है भाई साहब, आपको भारत देश का यहां गलती है। यहां पर सरकार को चाहिए कि एसबीआई, भारत के बैंक, भारत की संस्थाएं यदि रूस के साथ व्यापार करती रहेंगी तो उसमें क्या दिक्कत है भैया, उससे अमेरिका नाराज होने वाला नहीं है। और अमेरिका नाराज होकर क्या बिगाड़ लेगा, हम 1 अरब 33 करोड़ हैं, कहां बेचेगा सामान अमेरिका, बंद कर देंगे, नाक में दम कर देंगे, एक सामान अमेरिका का हम नहीं खरीदेंगे, बर्बाद हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। चीन और रूस, चीन और भारत यदि घोषणा कर दे कि आज से अमेरिका का कोई सामान हम नहीं खरीदेंगे, खत्म हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। 2 साल प्रतिबंध लगाया था ना जी, इंदिरा गांधी ने जब परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने भारत पर 2 साल का आर्थिक प्रतिबंध कर दिया। वाजपेयी ने जब परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने भारत पर 2 साल का आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। क्या हो गया उसमें, कुछ नहीं हुआ था। अपने बिल क्लिंटन को आना पड़ा था हाथ जोड़ने कि हुजूर गलती हो गया था उस समय। अमेरिका के प्रतिबंध से कुछ होता नहीं है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पर एसबीआई भाई साहब ने क्या कर दिया, रूस में अपना सारे कारोबार बंद कर दिया। भारत के सारे कारोबार जितने भी कंपनी है, स्ट्रिक्टली मोदी जी को कहना चाहिए अंदर अंदर कि कोई कुछ नहीं बंद करेगा और बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है बात ना, ये सही होगा। लेकिन क्या करिएगा, अब ले लिया डिसीजन। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम इंपीरियल बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम इंपीरियल बैंक। 1921 इंपीरियल बैंक की स्थापना, इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुआ था, 1921 में। बाद में इसी को 1955 में क्या बना दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है बात, हमारी बात को समझ रहे हैं। बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए, लगातार जुड़े रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए और रात दिन पढ़िए। अब समय नहीं है कि आप मोबाइल चलाएं, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस देखें, फेसबुक चलाएं, सोशल मीडिया से दूर हो जाएं। सिर्फ हमारा सीरीज देखें और रात दिन पढ़ें। 1800 से लेके 1947 तक के इतिहास को इतनी बार पढ़ें कि इतिहास बन जाए। उसके बाद बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसको इतनी बार पढ़िए कि भैया विज्ञान बन जाए। समझा रहा बात। इसके बाद इकोनॉमिक्स में सिर्फ भारत का बजट, भारत का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे 2021 और 22 दोनों का, प्लस WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन सब का रिपोर्ट, भारत के लिए क्या कहा गया। बस इकोनॉमिक्स हो जाएगा आपका। और टेंशन मत लो, बहुत जल्द हम ज्योग्राफी का भी सीरीज लाने जा रहे हैं। सब कुछ लाएंगे, लेकिन आपका सहयोग चाहिए। आपका सहयोग नहीं मिलेगा कुछ। हम चाहते हैं कि मेरा पढ़ाया बच्चा रिजल्ट के दिन आकर बोले, यूट्यूब पे हम लाइव हैं रिजल्ट के बाद, और यहाँ पर लाइन लग जाए कमेंट में कि सर मेरा हुआ, मेरा हुआ, मेरा हुआ। हम कमेंट पढ़ना भूल जाएं, इतना रिजल्ट हो जाए। हमारा ये इच्छा है भैया कि पसीना बहाता हूं, इसके पीछे एक बड़ा मकसद है, बाकी और भी मकसद होते हैं। चलिए नेक्स्ट है भैया, लेकिन सबसे बड़ा मकसद है आपका सिलेक्शन दिलवाना, ये भी मान के चलिए। चलो भाई नेक्स्ट, इंपीरियल बैंक कैसे बना था। इंपीरियल बैंक बना था बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे को मर्ज करके। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे, इसको मर्ज करके बना था इंपीरियल बैंक। नेक्स्ट आ जाओ भैया, IIT रुड़की ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के पूर्व निदेशक राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार मिला है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के पूर्व महानिदेशक, अभी नहीं है, पूर्व, अभी नेशनल मिशन फॉर गंगा के महानिदेशक किसको बोले हैं, अभी गंगा स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक कौन हैं, जी अशोक कुमार। अभी थोड़ी देर पहले तो बताए हैं, जी अशोक कुमार ये गंगा स्वच्छ गंगा मिशन के वर्तमान महानिदेशक हैं। पूर्व महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा, इनको मिला है, इनको क्या मिला है बच्चों,
पुनरुद्धार पुरस्कार, गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार मिला है IIT रुड़की के तरफ से। किसके तरफ से मिला है भैया? IIT रुड़की की तरफ से। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के पूर्व महानिदेशक गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 राजीव कुमार रंजन मिश्रा को मिला है। राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार मिला है। और स्वच्छ गंगा मिशन को कौन सा पुरस्कार मिला? फिक्की जल पुरस्कार के विशेष जूरी पुरस्कार। विशेष जूरी पुरस्कार अभी बताया हूं कि फिक्की जल पुरस्कार के विशेष जूरी पुरस्कार का 9वां संस्करण का अवार्ड किसे मिला? स्वच्छ गंगा मिशन को। और स्वच्छ गंगा मिशन के ही पूर्व महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा जी को क्या मिला है? गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021। सामने देखिए, मैंने दे दिया है चित्र, आगे देख सकते हैं। आगे आओ। विराट कोहली 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 12वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। विराट कोहली भारत के सलामी बल्लेबाज, महान बल्लेबाज विराट कोहली 100 टेस्ट मैच खेलने वाले ये 12वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले 11 भारतीय खिलाड़ियों ने 100 टेस्ट मैच को खेला है। कौन कौन उसमें शामिल है? मेन सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सहवाग समेत 11 लोग 100 टेस्ट मैच खेले थे। अभी 12वें खिलाड़ी बन गए, भारत के 12वें खिलाड़ी। चलिए सभी लोग जुड़े रहिए, मन की बात भी कर सकते हैं, टेंशन मत लो। पढ़ने भी आए हो, मन की बात अगर करना हो, पढ़ाई लिखाई संबंधी कोई डाउट हो, मैं देखो बच्चा करंट का सेशन ले रहा हूं, लेकिन यदि कोई पढ़ाई से संबंधित आपको अड़चन आ रहा हो, किसी प्रकार की बाधाएं आ रही हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो क्या पढ़ें, तो आप जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर हमें पढ़ाई लिखाई में ये समस्याएं आ रही हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन हाँ, क्वेश्चन सीरियस होना चाहिए। क्वेश्चन अगर रियल में है तो पूछिए, हम आपके साथ हैं। बोल तो दिए कि एज ए गार्जियन, एज ए टीचर, पूरा मिशन 50 आपके साथ है। बस इस बार इतिहास बना दो, इतिहास बना दो, हम यही चाहते हैं। विराट कोहली 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के कितने खिलाड़ी हो गए? 12वें खिलाड़ी। इससे पहले मुख्य खिलाड़ी में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ ने भी क्या खेले हैं? 100 टेस्ट मैच। अभी बता दूं आपको कि सबसे ज्यादा 200 टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड केवल किसके नाम है जी? सबसे ज्यादा 200, नोट कर लो, 200 इंडिया के खिलाड़ी 200 टेस्ट मैच। कौन ऐसे इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने 200 टेस्ट मैच खेले हैं? एकमात्र सचिन तेंदुलकर है, नोट कर लो। सचिन तेंदुलकर एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने 200 टेस्ट मैच खेले हैं। अब बाकी 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के टोटल कितने खिलाड़ी हो गए? 12। वैसे सेकंड नंबर पे 164 टेस्ट खेलने वाले कौन है जी? राहुल द्रविड़। यानी भारत में 200 टेस्ट खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं, सचिन पाजी हैं। लेकिन दूसरे नंबर पे कौन है भैया? राहुल द्रविड़, जिन्होंने 164 टेस्ट मैच खेला है, याद रखिए। और भारत के तीनों फॉर्मेट T20, वनडे और टेस्ट, इसके कप्तान हो गए हैं श्री रोहित शर्मा जी। इसके अलावा रोहित शर्मा T20 में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी, मार्टिन गुप्टिल के बाद न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज्यादा T20 रन किसके नाम? रोहित शर्मा के नाम। इसके अलावा 1000 वनडे खेलने वाली दुनिया की एकमात्र टीम भारत, लगातार 13 T20 जीतने वाली एकमात्र टीम भारत। इन सारी बातों को नोट कर लो। एक प्रश्न खेल से हमारा नहीं छूटना चाहिए। सामने इस महान बल्लेबाज विराट कोहली का चित्र मैंने दिया, आप पहचानते भी होंगे। नेक्स्ट आइए। पहचान के मोहताज विराट कोहली नहीं है, भले वो कप्तान हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। विराट कोहली इज विराट कोहली। नो एनीवन टेक प्लेस किसका? विराट कोहली के स्थान पर कोई व्यक्ति नहीं आ सकता। विराट कोहली है जो विराट कोहली है, दुनिया का एक ही कोहली है, विराट कोहली। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई कुछ भी बोले उससे मतलब नहीं रखना है। विश्व बैंक ने अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और एनजीओ को 1 अरब डॉलर देने का, अभी अफगानिस्तान की स्थिति बड़ी खराब है। आप जानते हो कि वहां के लोग खाए के बिना मर रहे हैं। तो अफगानिस्तान के लिए काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों को और एनजीओ को विश्व बैंक ने कितने रुपए दिए हैं? विश्व बैंक ने 1 अरब डॉलर रुपए दिए हैं।
अफगानिस्तान में काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी और जितने भी एनजीओ काम कर रहे हैं उनको टोटल कितना रुपया दिया विश्व बैंक? $1 अरब। अभी हाल ही में भारत ने वहां अनाज भी पहुंचाया है, हाल ही में इंडिया ने वहां अनाज भी पहुंचाने का काम किया है। विश्व बैंक, इसको हम लोग IBRD के नाम से भी जानते हैं। विश्व बैंक को इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। टोटल मेंबर कितने हैं? जल्दी नोट कर लो, टोटल मेंबर कितने हैं भाई? तो 190। हेडक्वार्टर कहां है? तो वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर कहां है जी? वाशिंगटन डीसी। IBRD वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अभी वर्ल्ड बैंक ने $1 अरब दिया है अफगानिस्तान में काम करने वाले एनजीओ को और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों को काम करने के लिए, मदद करने के लिए। तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा तो कर लिया लेकिन संभाल नहीं पा रहे हैं। और अभी तालिबानी ने, हंसने वाली बात तो यह है कि तालिबानियों ने रूस से कहा है कि और यूक्रेन से कहा है कि दोनों देश संयम से काम लें। तालिबानियों ने क्या बोला है रूस और यूक्रेन को कि दोनों देश संयम से काम लें, और अपने कितना संयम से काम लिए हैं वो देख ही सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। यही ना, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठ, राहत इंदौरी का लाइन है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, वही बात है। आतताई ने रूस और यूक्रेन को क्या सलाह दिया कि संयम से काम लीजिए आप लोग। लिखिए आगे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी महान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है। लिख लीजिए, हाल ही में पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए सामने स्कूली बच्चों के साथ पुणे मेट्रो में प्रधानमंत्री बैठे हैं। पुणे मेट्रो रेल का उद्घाटन अभी किया गया है। पूछा जाएगा कि भारत में हाल ही में किस शहर में मेट्रो परियोजना की शुरुआत हो चुकी है, तो क्या बोलेंगे? पुणे। और 2025 में पटना मेट्रो का भी काम शुरू हो जाएगा। पटना मेट्रो में हम लोग सवारी करने लगेंगे। कब? 2025 में। तब तक हम लोग SDM और DSP रहेंगे। नहीं जी, SDM और DSP बन के सवारी करेंगे, उद्घाटन करने आएंगे, फित्ता काटने आएंगे। आप लोगों से ही आशा है भैया, लगातार मेहनत करिए। भारतीय नौसेना ने INS चेन्नई पे से, INS चेन्नई एक जहाज का नाम है, एक INS चेन्नई एक शिप है, उससे जमीन मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नोट कर लीजिए, INS चेन्नई से, नोट कर लेना है ये बात। दो बातें इसमें, अभी हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किससे किया गया है? INS चेन्नई एक शिप है, उससे किया गया है। INS चेन्नई शिप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ब्रह्मोस, हाल ही में एक चीज और जान, जो आपको बताया था मैंने कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल को बेचने का करार किया है फिलीपींस के साथ। भारत ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा। किसको बेचेगा मेरे भाई? फिलीपींस को। भारत ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा फिलीपींस को। अब ब्रह्मोस किसके द्वारा डेवलप किया गया है? भारत और प्लस रूस, भारत रूस के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का डेवलपमेंट किया गया है। भारत और रूस के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल। भारत की नदी ब्रह्मपुत्र, भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मस्कोवा, रूस की नदी मस्कोवा। ब्रह्मपुत्र नदी और मस्कोवा नदी के नाम पर इस मिसाइल का नाम पड़ा ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस पड़ा। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम, कल बिहार स्पेशल, यूपीएससी प्रिया शर्मा पूछ रहे हैं कि कल बिहार स्पेशल क्वेश्चन हुआ था या नहीं? नहीं हुआ था। मंडे टू फ्राइडे हम बिहार स्पेशल कर रहे हैं। मंडे टू फ्राइडे करंट डेली होगा, करंट डेली होगा, कोई छुट्टी नहीं। लेकिन जो MCQ होगा बिहार स्पेशल वो होगा मंडे टू फ्राइडे। लेकिन हमारी कोशिश है कि अब रोज ही कर दें, आपको एकदम संडे तक दे दें। देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है। चलो भैया, तो ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मपुत्र और मस्कोवा नदी के नाम पर पड़ा। भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है। अब भारत इसे किसको बेचेगा? किसको बेचेगा? फिलीपींस को। और एक प्रश्न आप बताइए जल्दी से सुनकर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर। अभी हाल ही में फ्रांस ने किस देश को राफेल बेचने का समझौता किया है?
अभी हाल ही में फ्रांस ने किस देश को राफेल देने का काम किया है? बताओ जल्दी, कौन से कंट्री, किस देश, जल्दी बताओ, किस देश को हाल ही में फ्रांस ने राफेल दिया है? किस देश को हाल ही में फ्रांस ने दिया है राफेल? जल्दी उत्तर दीजिए, जल्दी से उत्तर दीजिए। इंडोनेशिया। आकाश राज का सही उत्तर है। नवीन कुमार, आकाश राज ने सही उत्तर दिया इंडोनेशिया। रितु कुमारी का भी सही उत्तर है इंडोनेशिया। नुसरत जहां, दानिश सुल्तान, आर्यन कुमार, नवीन कुमार, सभी का इंडोनेशिया आंसर है, बिल्कुल सही। उमेश कुमार तिवारी, रितु, पायल, राजा, रिमझिम, सभी लोग, अंजलि कुमारी, कोमल कुमारी, सभी का सही उत्तर है भैया। सबने, जिन्होंने इंडोनेशिया आंसर किया है, बिल्कुल सही उत्तर है राफेल। अब भारत के बाद फ्रांस राफेल किसको देगा? इंडोनेशिया को। और इंडोनेशिया की नई राजधानी जल्दी बताओ। हाल ही में इंडोनेशिया की नई राजधानी बनाने की बात की गई है। कौन सा जगह है? जगह का नाम जल्दी बोलो। इंडोनेशिया की नई राजधानी जल्दी बताओ। इंडोनेशिया की नई राजधानी जकार्ता से चेंज करके कहां ले जाना है? जल्दी बताइए जल्दी से। नुसंतारा, बिल्कुल सही। सुजीत कुमार, अमृता, अरविंद, रिमझिम, मोहम्मद जकी अनवर, आर्यन कुमार, प्रेम कुमार, पिंकी कुमारी, नुसरत जहां, जिन्होंने भी बताया नुसंतारा, सबका सही उत्तर है। सबने बिल्कुल सही उत्तर किया है नुसंतारा, इंडोनेशिया की नई राजधानी। चलिए, माई लाइफ इन फुल वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, ये किताब इंदिरा नूई की है। इंदिरा नूई एक बहुत बड़ी इंटरप्रेन्योर है, एक बहुत बड़ी इंटरप्रेन्योर है। उनके द्वारा, इंदिरा नूई के द्वारा एक किताब लिखी गई है। इंदिरा नूई के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, माई लाइफ इन फुल वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। ये किताब का नाम है माई लाइफ इन फुल वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। ये इंदिरा नूई ने लिखा है, नोट कर लीजिए। इंदिरा नूई, एक सेकंड, इस किताब का मैंने, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। सामाजिक न्याय और अधिकार, अगला नेक्स्ट करंट देखते हैं हम लोग। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बुजुर्गों को मदद करने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बुजुर्ग लोगों को मदद करने के लिए एक फोन लाइन डेवलप किया है, एल्डर लाइन उसका नाम दिया गया है। बुजुर्गों की मदद के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, आजकल बाल बच्चे बुजुर्ग को छोड़ देते हैं, बाल बच्चे अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, उनको उनकी गलत स्थिति में कभी कभी रखते भी हैं तो खाने के लिए, दवाई के लिए नहीं पूछते। ऐसे में सरकार ने एक लाइन दिया है, एल्डर लाइन, जिसका टोल फ्री नंबर है 14,567। इस नंबर पर कोई भी बुजुर्ग फोन करेंगे तो उनके लिए खाने का सामान, दवाई, हेल्थ एंड जो भी चीज उनका होगा सब उपलब्ध होगा। एल्डर लाइन नंबर नोट कर लीजिए, 14567। पूछ सकता है कि हाल ही में एल्डर लाइन जो पर जारी किया गया टोल फ्री नंबर, उसका नंबर है 14,567। और एक इसलिए किया गया भैया, बुजुर्गों को मदद करने के लिए। जो बुजुर्ग अपने घर में या बाहर कहीं भी यातना के शिकार हैं, उनको क्या कहा गया कि आप इस नंबर पे कॉल करिए। ऐसे अंतरराष्ट्रीय, नोट कर लो, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। नोट कर लीजिए, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, नोट कर लो। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, नोट कर लीजिए, 1 अक्टूबर को मनाते हैं। और एल्डर लाइन शुरू किया गया, एल्डर लाइन, जिसका नंबर है 14,567। किसके द्वारा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने अभिनेता रणबीर कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। लिख लो भैया, रणबीर कपूर नहीं, सॉरी, रणबीर सिंह को, रणबीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने अभिनेता रणबीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नोट कर लीजिए, रणबीर सिंह जानते होंगे आप लोग, रणबीर सिंह गुल्ली बॉय, हाँ गली बॉय, और कौन सा मूवी है और पद्मावती, है ना, इन दोनों मूवी के हीरो हैं रणबीर सिंह। इन्हें बनाया है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने, क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर। सामने देखिए स्वैग,
आगे चलिए नेक्स्ट आगे आओ। आजादी के अमृत महोत्सव, आजादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमृत ग्रैंड चैलेंज को लॉन्च किया है। अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम। अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम इसका शीर्षक है, इसका नाम है जन केयर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जन केयर शीर्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम शुरू किया है, लॉन्च किया है। सामने ये जितेंद्र सिंह का पिक है, देख लीजिए। आगे आइए। विश्व समुद्री दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस साल विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया है? 30 सितंबर। 30 सितंबर को मनाया गया विश्व समुद्री दिवस, नोट कर लीजिए। वर्ल्ड मेरी टाइम डे, विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया है? 2021 में 30 सितंबर को, जिसका मेन विषय है, सब्जेक्ट है नाविक। नाविक नौवहन के भविष्य के मूल में। ये नाविक क्या है बता सकते हैं आप लोग? ये नाविक क्या है? नेविगेशन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, नेविगेशन। नाविक IRNSSB, ये सब सैटेलाइट का नाम लिख रहा हूं। IRNSSC, IRNSSD, IRNSSE, इस तरह से F और G था, लेकिन G था और नहीं, G था और एक S था, G, इसके बाद H था और उसके बाद I बना है। तो H क्या हो गया? क्रैश हो गया। तो उसके जगह पर क्या लॉन्च किया गया? I। तो IRNSS ये जो है भारत में नेविगेशन के लिए, भारत में जीपीएस सिस्टम को एग्जैक्टली पता करने के लिए, किसी के पोजिशनिंग को, एग्जैक्ट लोकेशन को पता करने के लिए भारत में IRNSS सैटेलाइट छोड़ा गया। इन सबको कंबाइंड रूप से क्या नाम दिया गया? नाविक। इन सबको कंबाइंड रूप से क्या नाम दिया गया? नाविक। तो विश्व समुद्री दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार इसका विषय है नाविक नौवहन के भविष्य के मूल में। नाविक नौवहन के भविष्य के मूल में इसका थीम है। और लिख लेना, नाविक भारत में नेविगेशन सैटेलाइट का नाम है। भारत में नेविगेशन सैटेलाइट का नाम है। और उन सैटेलाइट में कौन कौन सा है? IRNSS 1A, IRS 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G और 1Y। बिल्कुल सही। सभी लोग लगातार जुड़े रहिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। और सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक बटन दबा दो। सेशन अच्छा लग रहा हो तो जितने लोग जुड़े हो एक लाइक बटन दबा दो बगल में, ताकि मुझे महसूस हो कि मैं आपको बेहतर करा रहा हूं। तो लाइक कर दो और लास्ट में कमेंट करके बताना कैसा लगा सेशन। नेक्स्ट आते हैं, अगले करंट की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट करंट है भैया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। और ये कहां से सांसद है भैया? ये सांसद है कोटा से। ओम बिरला कोटा से सांसद हैं। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान निधि 2.0, इसका शॉर्ट होता है आतिथ्य उद्योग का राष्ट्रीयकरण डाटाबेस। आतिथ्य उद्योग, इसको बोलते हैं पर्यटन। आतिथ्य उद्योग का मतलब पर्यटन उद्योग। इसका एक एकीकृत डाटाबेस का नाम क्या है? निधि 2.0 योजना का उद्घाटन किया है। निधि 2.0 डाटाबेस में न केवल आवास इकाइयों बल्कि ट्रैवल एजेंटों, टूर ऑपरेटरों और अन्य लोगों को भी शामिल किया गया है। मतलब जो लोग बाहर से आते हैं घूमने के लिए, जो लोग भारत में बाहर से घूमने आते हैं, उनके लिए एक डाटाबेस योजना का शुभारंभ किया है। किसने? ओम बिरला। भारत में पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है। एक तरफ हिमालय है, दूसरी तरफ समंदर है। हमारा एक विशाल इतिहास रहा है जहां पर लोग घूमने आ सकते हैं, देखने आ सकते हैं। हमारा जो विविध कल्चर है, दुनिया में इतना विविधता किसी कल्चर में देखने को नहीं मिलता। तो अगर पर्यटन उद्योग में संभावना देखा जाए, उसको और बेहतर किया जाए, तो हमारा देश
पर्यटन उद्योग में काफी अच्छा विदेशी मुद्रा कमा सकता है। फॉरेन करेंसी भारत में आएगा यदि हम पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दें। और अभी सरकार ने कहा है कि जो भी जितने भी बड़े बड़े ऐतिहासिक प्लेस है उसको डेवलप करेंगे और उसके 5 किलोमीटर के आसपास में होटल्स की व्यवस्था करेंगे, होटल की व्यवस्था करेंगे, सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, पक्की सड़क की व्यवस्था करेंगे, सब कुछ व्यवस्था वहां की जाएगी ताकि भारत में जो पर्यटक आए उनको किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े और वो जब यहाँ से जाएं तो वहां 10-20 लोगों को बताएं कि आप जाइए इंडिया में कहीं कोई दिक्कत होता ही नहीं है। जैसे आपको कहीं घूमने जाते हैं तो आपको अगर कोई घूमने गया और आपको आकर बोलता है कि देखो ना वहां गए थे घूमने, बड़ा अच्छा जगह है जी, और लोग भी वहां अच्छा है, और कहीं भुलाइएगा ना तो काउंटर बना रहता है, पूछ लीजिए तुरंत बता देता है और कोई पैसा ठगता नहीं है, एकदम ऑटो का रेट फिक्स है कि वहां जाना है तो इतना लगेगा, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। अगर इस तरह की व्यवस्था मिल जाए, आप कहीं जाने से क्यों डरते हैं? ये कारण ये भी होता है कि ठग लेगा, भटका देगा, कहीं गुम करा देगा, सब तरह की बात है। तो सुरक्षा की बात होगी। अभी निधि डाटाबेस की शुरुआत की गई है जिसमें अब ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर और अन्य लोगों का भी ब्यौरा इसमें शामिल होगा। सामने देखिए ओम बिरला जी का पिक है। नेक्स्ट आइए, यमन के एक मानवीय संगठन को 2021 का नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड मिला है। पूछा जाए कि नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड किसे मिला है? यमन के एक मानवीय संगठन को जिसने यमन में लोगों के भलाई के लिए काम किया था उसको मिला है UNHCR का नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड। यूनाइटेड नेशन, UNHCR का मतलब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। हेडक्वार्टर कहाँ है जी? न्यूयॉर्क, नोट कर लीजिए, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड कहाँ के संगठन को मिला है? यमन। भाई यमन कहाँ है? यहाँ देखो, ये सऊदी अरब है, यहाँ पर देखो सऊदी अरब है और उसी के जस्ट नीचे यहाँ यमन है और सऊदी अरब के जस्ट नीचे यहाँ पर ओमान है। ओमान और यमन दोनों सऊदी अरब के साउथ में है। सऊदी अरब के साउथ में पश्चिम में आओगे तो यमन है और पूर्व में आओगे तो ओमान है और यहीं पर ईरान है। यहीं पर कौन सा देश है भैया? ईरान। ईरान और ओमान को कौन अलग करता है? हरमुज जल संधि, हरमुज स्ट्रेट। ईरान को ओमान से कौन करता है अलग? ईरान को ओमान से अलग करता है हरमुज। ईरान को ओमान से अलग करता है हरमुज स्ट्रेट। हरमुज स्ट्रेट ईरान को ओमान से अलग करता है। हम बाइक से घूमते हैं, हम ऑटो नहीं लेते हैं। बिल्कुल सही आर्यन जी, अपनी सुविधा है ना भाई? बाइक से एडवेंचरस होना चाहिए, अपनी जो यात्रा होनी चाहिए ना एडवेंचरस होनी चाहिए। बिल्कुल सही। इस बार DYSP बन के बुलेट से सफर करना है, लेह लद्दाख का और समुद्र का। एकदम बिल्कुल मेरी शुभकामना है कि ऐसे ही आप बने रहें। तो भैया नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड यमन को मिला है, यमन के संगठन को मिला है। और यह सऊदी अरब बनाया था, यहाँ यमन और यहाँ ओमान और यहाँ पर ईरान और बीच में कौन सा स्ट्रेट? हरमुज स्ट्रेट। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नानसेन अवार्ड यमन के संगठन को मिला है। सीके रंगनाथन को सितंबर 2022 में बनाया जाएगा। राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन जो आयोजित होने वाला है, सितंबर 2022 में राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन होने वाला है। उसमें अखिल भारतीय प्रबंधन संघ ने उसके लिए क्या बनाया है? सीके रंगनाथन को अध्यक्ष। अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन सितंबर 2022 में होने वाला है। उसमें अखिल भारतीय प्रबंधन संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सीके रंगराजन। सीके रंगराजन को जो सितंबर 2022 में क्या होने वाला है? राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन, उसके लिए अखिल भारतीय प्रबंधन संघ का क्या बनाया है? अध्यक्ष बनाया है। सीके रंगनाथन अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के चेयरपर्सन बने हैं। और किसके लिए बने हैं? जो राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन सितंबर 2022 में हो रहा है उसके लिए। सामने देखिए सीके रंगनाथन का चित्र मैंने दे दिया है। आगे आइए, अवीक सरकार देश की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लो भैया, VVI। अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI ने क्या बनाया है? अध्यक्ष चुन लिया है दोबारा। पहले भी यही थे, अवीक सरकार ही पहले भी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के
अध्यक्ष थे और दोबारा इन्हें पीटीआई के अध्यक्ष चुना गया। किसको? अवीक सरकार, नाम नोट कर लो, अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के दोबारा अध्यक्ष चुना गया है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं भैया, अगला करंट देखा जाए। नैरोबी में आयोजित 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2022, नैरोबी में आयोजित ये पांचवी मीटिंग है। इससे पहले 4 मीटिंग हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 2022 में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 175 देशों ने बेस्ट प्लास्टिक संधि पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें भारत एशिया का पहला देश है जो इस पर हस्ताक्षर किया है। नोट कर लीजिए। नैरोबी में आप जानते हैं कि यूएनईपी, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है जी? नैरोबी। यूएनईपी का हेडक्वार्टर नैरोबी। स्थापना कब हुआ? 5 जून 1972। यूएनईपी की स्थापना कब हुआ? 5 जून 1972। हेडक्वार्टर नैरोबी। और अभी बेस्ट प्लास्टिक संधि को मंजूरी मिला है, उसमें 175 देशों ने अपनी मंजूरी दे दी है, जिसमें एशिया का एकमात्र देश है भारत जिसने इसको मंजूरी दी है। इस संधि को लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट बात। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि एशिया का एकमात्र देश है भारत जिसने इस संधि को अपना मुहर लगाया है। इस संधि को मंजूरी देने वाला, इस संधि को परमिशन देने वाला भारत एशिया महादेश का एकमात्र देश है। बाकी दुनिया के 175 देशों ने इस संधि को क्या कर दिया है? मंजूरी दे दिया है। प्लास्टिक संधि को मंजूरी दिया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन के 5वें सम्मेलन में। नोट कर लीजिए। और वैसे आपको बताया था अभी कि नई दिल्ली नगर निगम ने 75 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक को क्या कर दिया है? बैन कर दिया है। 75 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक को बैन कर दिया है। 75 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक को क्या कर दिया है? बैन। यूएनईपी, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज पूछता हूं आपसे। एक निराई है, निराई का मतलब राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। बताइए, नेशनल एनवायरमेंट, आप लोग उत्तर दीजिए। नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, नीरी, इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नवीन कुमार जी, नागपुर। अर्चना यादव, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, जबरदस्त उत्तर आप लोगों ने दिया है, बहुत बढ़िया। इसका हेडक्वार्टर नागपुर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नागपुर। और कई बार पूछा है। सबसे बड़ी बात कि बीपीएससी से लेकर यूपीएससी तक में हर परीक्षा में कई बार पूछा गया है नीरी का हेडक्वार्टर। नीरी का हेडक्वार्टर नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, नेशनल पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर में है। कई बार, और कभी कभी तो नीरी दे देता है, नीरी। अब समझते रहे नीरी क्या है, नीरी का हेडक्वार्टर कहां, डायरेक्ट पूछ लेता है। तो नीरी भी समझ लो और ऐसे फुल फॉर्म करके दे, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। कहीं भी लगा रहे एनवायरमेंट के साथ इंजीनियरिंग, तो आंसर क्या मारो? नागपुर। नागपुर संघ का मुख्यालय, आरएसएस। नागपुर से सांसद हैं हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जी कहां से सांसद हैं? नागपुर से। और नागपुर संतरा के लिए प्रसिद्ध है, नागपुर ऑरेंज के लिए प्रसिद्ध है, ये भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, अगला करंट अफेयर देखते हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली तो हमेशा कमाल करता है। दिल्ली ने पहला, भारत का पहला शिक्षक विश्वविद्यालय बनाया है, टीचर यूनिवर्सिटी। भारत का पहला शिक्षक विश्वविद्यालय, भारत का पहला शिक्षक विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया है? दिल्ली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इसका उद्घाटन किया है। पहला शिक्षक विश्वविद्यालय दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी के द्वारा क्या स्थापित किया गया है? पहला शिक्षक विश्वविद्यालय। नोट कर लीजिए, पहला शिक्षक विश्वविद्यालय दिल्ली में स्थापित किया गया है, भारत का पहला है। नेक्स्ट आइए, आईआईटी दिल्ली ने
आईआईटी दिल्ली ने दुनिया के सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे छोटा नाक में पहनने के लिए एक मास्क डेवलप किया है दिल्ली आईआईटी ने। आईआईटी दिल्ली ने दुनिया का सबसे छोटा मास्क डेवलप किया है, सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक यानी मास्क डेवलप किया है। पूछा जाए सबसे छोटा मास्क किसने डेवलप किया, तो आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने सबसे छोटा मास्क डेवलप किया है, नोट कर लीजिए। आगे आते हैं नेक्स्ट, अगला करंट अफेयर लास्ट। यूनेस्को के साथ देखो भैया, इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड ने, इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड मतलब IHCL, इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड ने अभी यूनेस्को के साथ क्या किया है, समझौता किया है। किस लिए, यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए। यूनेस्को के द्वारा जो कल्चरल हेरिटेज है, लिख लो भैया, यूनेस्को के द्वारा जो कल्चरल हेरिटेज है उसको सुरक्षित करने के लिए इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड ने किसके साथ, यूनेस्को के साथ समझौता किया। सुन लो मेरी बात, यूनेस्को हेडक्वार्टर कहां है भैया, पेरिस। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस। दूसरी बात, यूनेस्को में भारत के कितने धरोहर सूची हैं, यूनेस्को में भारत के कितने हेरिटेज प्लेस है भैया, तो 40। तीसरी बात भैया, 40 धरोहर सूची है। और तीसरी बात, अब भारत का जो धरोहर है, भारत का जो धरोहर है उसे अब हिंदी में प्रकाशित किया जाएगा। यूनेस्को ने निर्णय लिया है कि भारत के हेरिटेज प्लेस को हम हिंदी में प्रकाशित करेंगे। टोटल 40 है, हेडक्वार्टर पेरिस, नोट कर लीजिए। और किसने समझौता किया है, इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड। ये इंपॉर्टेंट है, किसने समझौता किया, इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड। पेरिस किस नदी के किनारे है, सीन नदी। नोट कर लो, आंधी बन के बहते रहो, हवा नहीं बनना, आंधी ला दो। इतना पढ़ो कि आंधी बन जाओ। 110 नहीं 130 करेंगे स्कोर, 130 करेंगे। कुछ भी हो जाए हमारा पीटी होगा। चलो भैया आगे आओ। इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाली पहली महिला स्पिनर, 300 विकेट लेने वाली पहली महिला स्पिनर बन गई है वेस्ट इंडीज की अनीसा मोहम्मद। वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी अनीसा मोहम्मद 300 विकेट लेने वाली, 300 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला स्पिनर बन गई हैं। दुनिया की पहली महिला स्पिनर अनीसा मोहम्मद वेस्ट इंडीज की रहने वाली हैं। 300 विकेट इन्होंने लिया है। कैसा लगा सेशन, एक बार कमेंट करके बता दीजिए कैसा लगा सेशन। ये सेशन का अंतिम क्वेश्चन था। कैसा लगा आपको सेशन, एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि सेशन आपको कैसा लगा। साथ में लाइक कर दीजिए सेशन को। अगर अच्छा लगा हो, बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल है मिशन 50 आईएएस का, मिशन आईएएस का और डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह सर आईएएस हैं, उनका ये तीनों चैनल को आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां इसका पीडीएफ आपको मिल जाता है। तो इसी के साथ लगातार जुड़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और एमसीक्यू सेशन हम लोग मंडे से शुरू करेंगे, कल से। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए, रेडी रहिए। तो खूब मेहनत कीजिए, रात दिन मेहनत कीजिए। इस बार नहीं तो कभी नहीं, ट्रिपल स्टार कंधे पर चाहिए, किसी कीमत पर चाहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, शुभकामनाएं। मिलते हैं कल शाम को 6:30 बजे एक नए करंट अफेयर, एक नए अवतार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।